मैं हूं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ डेरा इस्माइल खान से सईदुल्लाह मरवत। डेरा इस्माइल खान में वनी का एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसने पूरे एरिया को अपनी लपेट में ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला एक ऑडियो क्लिप जिसने पूरे निज़ाम पे और मुआशरे पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। वाक़े में एक मजबूर और बेबस बाप ने बेटी को वनी से बचाने के लिए खुदकुशी कर ली और हमेशा के लिए मनो मट्टी तले दफन हो गया। इलाका बगवानी में एक पंचायत कायम की गई जिसे कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं थी और ये गठजोड़ था चंद लोगों का। पुलिस के मुताबिक ये 5 लोगों का गठजोड़ था। उन्होंने आदिल नामी शख्स को घर पे बुलाया और कहा कि तुम्हारी बेटी की शादी के दौरान तुम्हारे भतीजे ने हमारी बेटी को ऐसी गुफ्तगू की जो कि पोर बनता है, आप पे उसका इल्ज़ाम है और आप उस इल्ज़ाम में 6 लाख रुपए दें ताकि फरीद नामी जो कि दूसरा फरीक है उसको अदा किए जाएं। मुआशरे में ये सवाल अब पूछा जा रहा है कि क्या आदिल के वरोसा को, उनकी 6 बेटियों को और अकलौते बेटे को इंसाफ मिल पाएगा? मुतवफ़ी आदिल के ऑडियो पैगाम पर हमने उनके चचा और भाई से बात की तो उन्होंने ये बताया हमें। आदिल की बच्ची की शादी शुरू आई, वो बिरादरीदार आने सी में समझ संगाता सुना नाल उन्होंने बच्ची आई वधी आई शादी ते इतना सादा बनी जाए उनके नाल ही में समझ उनकी बच्ची का वाक़या बन गए। वो वाला मुकाम वाला नायत मल्ले कोना में समझ इब्राहिम कराम उन्हें फैसला मुका दिता 6 लाख ते। इन गाल को हफ्ता खान गुजर गया है, फैसला मुक गया, यो थी गया वाला आ गए मेरे भाई थे आदिल थे। रात को रोज़ा शोज़ा खुल गया है। वो आखा नायत मल्ले जो आ थोड़ा थे वहने थे बलते हैं। वो आखा मैं बिरावा को दसा चाहते मैं आना। वो आखा तू बिरावा को डास से बस मैं तक पूछे ना बात वो साड़ो इतला नहीं करा दीता ना लाई की दी है। उतना को गिन गए तो मैं समझ सारी प्लान जी में उन्होंने आई वसीका आया बैठा आई मिसाल है वो सारे जमान इंदे को में समझ ये काम स्टाम्प बनवाया ने जोरी थे पता नहीं उत्ते डांस करे ने आने जरा ये उत्ते देंदे रहने से उत्ते ना मिसाल है एक काम उनके को जुलाम दे कराने उस मैं कोई 3 दिन की मोहलत दे चा मैं बाद देतो ना जरा मसले उसी हल करे सा ना जो मैं कुछ अपने यो कर गिना उन्हें आकर तू 3 दिन आदे 1 मिनट दी तक मोहलत को नहीं ज़बरदस्ती उनके को स्टाम्प लिखा के देने अंगूठे लगा के देने। वो आदमी में समझ घर आए थे पजर सही है में समझ उसका को नहीं दसा हूँ पता है तलाक सटाई ने कुरान चवाया ने भाई किसी को गाल दसनी नहीं उसको आका ने वो भी आई ना थी उनकी बच्ची उन्हीं में समझ नहीं आन पता रात लेने आन वो खुद खुजी की थी मिसाल भाई बच्ची के वजन को पहले ना मैं नो बच्ची के पिछू मैं कुर्बानी देना पिया। ऑडियो पैगाम वायरल होने पर IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस लिया और उसके बाद मकामी पुलिस भी मुतहर्रिक हो गई और वो इलाके में पहुंचकर उन्होंने उन 5 अफराद को अदालत तक ले जाने में अपना किरदार अदा कर लिया है। बगवानी वनी केस में मुतवफ़ी आदिल की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। कब्र कुशाई के बाद आदिल के जिस्मानी नमूने FSL लैब पेशावर भिजवा दिए गए। वॉइस मैसेज के लिए इस्तेमाल होने वाला मोबाइल और जहरीली गोलियों का मवाद भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान फरीद, किफायत और इमरान गिरफ्तार हैं, जबकि 2 मुल्जिमान मलिक इनायत और रमजान अदालत से अबूरी जमानत पर हैं। सर ये जो वनी का वाक़या है इसकी हक़ाइक़ क्या हैं, अगर इस हवाले से आप कुछ बता सकें। आदिल की एक बेटी की शादी थी। उस शादी में जो पड़ोसी इनके थे उसमें गुलाम फरीद थे। गुलाम फरीद की बेटी आई हुई थी। तो वहाँ पर जो आदिल है इसका एक भतीजा है, इसका नाम है जलाल। जलाल के साथ उसकी कोई इन्होंने नोट किए कि इन्होंने नाजेबा हरकत की उसकी बेटी के साथ कोई ऐसी कोई उनकी नहीं हुई थी, सिर्फ जस्ट एक आमने सामने हुआ था बातचीत के हद तक। ठीक है, उसको बुनियाद बनाया गया।
जब उसको बुनियाद बनाया तो ये बात वहाँ से निकली है और बैठक में पहुँच गई है, इनके जो मर्द थे इनके पास पहुँच गए। अब ये जो इनकी बैठक थी ये भी इन्होंने बिल्कुल एक मखसूस कमरे के अंदर, जिसमें टोटल 5 लोग बैठे थे। ये कोई ऐसी कोई मस्जिद के अंदर या कोई हुजरे के अंदर कोई पंचायत में नहीं था, नथिंग। ऐसी बात होती तो गैर कानूनी पंचायत इन्होंने गठ जोड़ करके ये इन्होंने देखिए बैठक के अंदर ये सारी बैठक इन्होंने की, बैठक के अंदर फ्यू लोग बैठे। अच्छा, उसमें जब इन्होंने कोई इस्लाम वगैरह लिखा है आपस में, ठीक है ना, वो सब चीज़ें करने के बाद जो आदिल था ये सीधा आया एक अराजियात में आए, वहाँ पर इसने एक ऑडियो पैगाम बनाया, उसमें ये तमाम चीज़ें इसने मेंशन की है और उसके बाद इसने जहरीली गोलियाँ वो खाई हैं और फिर इसकी हालत जब गैर हो गई तो फिर इसको वहाँ पर मकामी अस्पताल में लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने रेफ़र किया इसको डी खान, जहाँ पर इनकी उससे इनकी मौत वाक़या हुई। इससे पहले भी वनी के वाक़यात इस एरिया में होते रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि इसको एक ऐसी मिसाल बनाया जाए कि ये फ़ाइल बंद ना हो और ऐसी फ़ाइल कि इसमें राज़ीनामा हो जाए, तो क्या ये फ़ाइल बंद कर दी जाएगी? या चूँकि ये मामला पुलिस की मुद्दत में ये दर्ज हुआ है, ये FIR, तो क्या अगर इलाके में असर रसूख रखने वाले लोग, सियासी और समाजी लोग इसमें राज़ीनामे की तरफ जाते हैं तो फिर पुलिस का और इस FIR की क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है ना हमें भरपूर तरीके से इन चीज़ों को इसकी मजम्मत करनी चाहिए, रोकना चाहिए, ठीक है ना। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो कानून की जो रेट है वो इंशाल्लाह हम फुल फ्लेज इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल फुल इस्तेमाल करेंगे। ये जो शख्स इसका इस्लाम बना रहा था, ये जो मलक था इनायत, ऐसे मलक जो है ना, ये मैं अभी देखूंगा कि इस किस्म के मलक और ये जो लोग होते हैं ना जो इस किस्म के फैसले करते हैं ना, और ये मेरे रडार में आएंगे, अभी मैं इनको चेक भी करूंगा कि और कहाँ पर इस तरह लोग बैठे हैं, तो इनको जो है ना हम आहनियातों से मिलेंगे। जी, प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूं फैसलाबाद से हमाद अहमद, और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के चक 632 गाहबे में पेश आए वाक़या की, जिसमें वालिद ने अपनी 2 कमसिन बेटियों और बीवी को अपने भाई के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। और इसके साथ ही ना सिर्फ उन्होंने इन 3 अफराद को कत्ल किया बल्कि उसके बाद साथ वाले ज़िले में जाकर अपनी बहन को भी कत्ल किया गया। वाक़या जो इब्तिदा में था कि घर से जो खातून है उसकी 2 बेटियों की लाशें मिली और उनको गले काट कर तेज़दार आला से कत्ल किया गया था। ये वो जगह है, ये वो कमरा है जहां पर इनके साथ ये वारदात हुई और इनकी लाशें यहां से पड़ी मिली। पुलिस को इत्तला मिली तो किस तरह कार्रवाई आगे बढ़ी, मेरे साथ SHO थाना लुंडियावाला मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। वाक़े की तरह इत्तला मिली, 2 बच्चियां और खातून कत्ल हुई, किस तरह आपको इत्तला मिली? जब यहाँ पर आप पहुँचे जयवकुआ पर तो क्या सीन था? जब हमें जिन्होंने ये कत्ल किया इब्राहिम बीवी ने अपने बीवी को अपने साथी भाई इस्माइल को साथ मिलाकर, तो इनके भाई यासिन है उसने कॉल की तकरीबन 28 तारीख को सुबह 8:45 बजे कि मेरे भाई की बीवी और 2 कमसन बच्चियों को कत्ल कर दिया गया, जिस पर इतला पाकर मैं सीनियर अफसरान इधर जाए वकूए पर पहुँचे। जहाँ हम इधर पहुँचे तो वहाँ इब्राहिम मुलजिम की बीवी इरम और उसकी 2 कमसन बेटियों बाउमर 5 साल, किरण जो बाउमर 5 साल थी, छोटी बच्ची जो बाउमर 2 साल थी उसका नाम फातिमा था, वो तेज़दार आले से उनके गले काटे हुए थे और उनकी डेड बॉडी पड़ी थी इसी कमरे में। तो उसके बाद जो इसका खामिद था इब्राहिम और इसका भाई इस्माइल, वो दोनों मौके से गायब थे। तो उसके बाद हमने PFS से टीम मंगवाई और हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई चलाई। जब ये वक़ूआ हुआ जहाँ पे डेड बॉडीज़ मिली, तब तक आपको नहीं मालूम था कि वारदात किसने की है? जब हमें ये इधर डेड बॉडियाँ मिली हैं उस वक़्त तक हमें कोई इल्म नहीं था कि ये किसने वक़ूआ किया, कैसे हुआ है। ये उसके बाद ही आस्ता आस्ता पता चलता रहा है हमें।
मुलजमान का जब आपको ट्रेस हुआ कि ये मुलजमान गायब हैं, मौका से गायब हैं, आपको शुबा हुआ और मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़ी, फिर किस तरह इनकी गिरफ़्तारी अमल में आई? क्या एफ़र्ट्स की? मुलजमान कहाँ चले गए थे? मुलजमान जब इधर वकूआ किया था तो ये सीधा ननकाने चले गए थे, जिन्होंने अपनी हकीकी बहन सकीना को आला फैर बजरिया पिस्टल तीबों से कत्ल किया था। उसके बाद ये फ़रार हो गए थे। हमने जदीद टेक्नोलॉजी बरोकार लाते हुए और मुख्तलिफ़ अज़ला में रेड किए। आखिरकार 48 घंटे के अंदर अंदर हमने ज़िला उकारा की बाउंड्री पे, जहाँ कसूर और डिस्ट्रिक्ट उकारे की बाउंड्री मिलती है, तो दरिया क्रॉस करके आगे जहाँ वो बार्डर था वहाँ हमने इनको गिरफ़्तार किया। तहरीक कत्ल की इस वारदात में पुलिस ने एफर्ट्स करते हुए 48 घंटों के अंदर मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है। इस वाक़या की, इस वारदात की वजह क्या बनी, क्यों मुलजमान ने मासूम बच्चियों को और ख़ातून को कत्ल किया? मेरे साथ SP जड़ावाला डिवीज़न मौजूद हैं ज़ियाउल हक, मज़ीद इनसे जानते हैं। अच्छा सर, मुलजमान गिरफ़्तार हो चुके हैं, तफ्तीश का अमल उनसे जारी है, तो वजह क्या सामने आई, क्यों उन्होंने ये कत्ल किया? और इन 3 जो माँ बेटी हैं, तीनों के अलावा भी एक ख़ातून को कत्ल किया गया था। बेसिकली ये खाना बदोश लोग हैं, झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं। अब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल अनएजुकेटेड लोग हैं, और सबसे बड़ी वजह यही बनती है इस किस्म के मामलात में, जितनी बेदर्दी का आंसर इसमें पाया जाता है। दूसरा, किसी को ये कह देना कि उसका करैक्टर ठीक नहीं है, इनके बकौल के ये इनका करैक्टर ठीक नहीं था, लेकिन अगर करैक्टर उसका ठीक नहीं था तो देखें मासूम बच्चियों को भी उन्होंने जो है वो भी कत्ल किया है। इसके अलावा वो उनकी एक बहन थी सकीना बीबी, जो कि फैज़ाबाद थाना है ननकाना में, ज़िला ननकाना में। इसके बाद जब इन्होंने इन तीनों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, उसके बाद ये वहाँ पहुँचे हैं, वो मंडी फैज़ाबाद थाना के दूध में, वहाँ पे जाके इन्होंने वो उन पे फायर किया है बाकायदा। वो वहाँ पे वेपन का इन्होंने इस्तेमाल किया। वो मजीदा बीबी को सकीना बीबी को फायर करके कत्ल किया, और मजीदा बीबी को भी ये कत्ल करना चाहते थे, लेकिन वो फॉर्चुनेटली जो गोली है वो उसमें वो फंस गई पिस्टल में, इस वजह से वो बच गए। 4 कत्ल इन्होंने किए? जी बिल्कुल, इन्होंने 4 कत्ल किए हैं और बड़े शफाक कातिल हैं। हमने तमाम शहाद अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे कर लिए हैं। हम अपने जो हमारा केस है उसको हम बिल्कुल मुकम्मल तमाम एविडेंस के साथ इनको चलान करेंगे और इंशाल्लाह इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। पुलिस के एफर्ट के बाद दोनों मुलजमान जो हैं इब्राहिम और इस्माइल को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया है और पुलिस की तफ्तीश जारी है। मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ज़ैगम साहब भी मौजूद हैं। मुलजमान से भी तफ्तीश की जा रही है। सर बताइएगा कि अभी क्या कार्रवाई हो रही है, कितने रोज़ा जिस्मानी रिमांड है, मज़ीद क्या कार्रवाई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने 3 दिन का रिमांड लिया है, 3 दिन का, तो कल इनका रिमांड ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद फर्दर एक कुल्हाड़ी बरामद हो चुकी है इनसे, और आइंदा नेक्स्ट रिमांड में इनसे वो जो आला कत्ल जिससे छुरी से बच्चों ने इनको गला काटा है, वो छुरी इनसे बरामद करेंगे। अच्छा, मुलजमान से यार ये बात कीजिएगा कि किस तरह ये वाक़या हुआ है? इस्माइल जी की मामला बने हैं, किस तरह तू कत्ल किया है, क्यों कत्ल किया, की वजह बनी दसो? इज्जत दे मामले हैं, इज्जत दे मामले की मामला सी, इज्जत की सी, बीबी ने की मसला सी, मतलब नहीं सी ठीक। क्यों, किन्ने नाल नहीं सी ठीक, कौन सी बंदा वो बंदा भी दूर दा सी। अच्छा, फिर की होया? फिर कुछ नहीं, फिर असीं सानू नहीं सी गल चंगी लगदी, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ बड़ी गैरत बर्दाश्त नहीं सी करदी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ अच्छा, फिर की होया, किवें प्लान तुसीं बनाया, छुरी नाल कुहाड़ी नाल किवें तू कटिया शाम टाइम? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਆੜੀ ਫੜੀਏ। अच्छा, ਕੁਆੜੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਨਾਲ नहीं कुहाड़ी किहने मारी है, ਮੈਂ ਮਾਰੀ किहनू मारी है? ਇਰਮ ਬੀਬੀ ਨੇ। इरम बीबी नू। ते ये जेड़ा भाई सी, ये की करदा पिया सी नाल? ਇਹਨੇ ਲਾਈਟ ਪਕੜੀ ਸੀ लाइट पकड़ी सी। फिर तू पहले कुहाड़ी किहनू मारी है? ਇਰਮ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। इरम बीबी ने फिर आवाज़ नहीं, मतलब चीखां वगैरह नहीं मारियां? ਨਹੀਂ, अच्छा, उस तो बाद फिर की होया? ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ फिर बच्चियां नू किहदे नाल तू कत्ल कीता है? ਛੁਰੀ ਨਾਲ। छुरी कित्थों लई सी? ਘਰੋਂ ਹੀ ਫੜੀ। अच्छा, घरों चुकी सी। फिर छुरी जिस ने पकड़ी है, फिर ते इहदे वालिद ने बच्चियां दे, किरण दे ते नूर फातिमा दे वालिद ने मना नहीं कीता? ਨਹੀਂ, फिर की होया? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਗਏ ਚੱਲੇ ਆ। इत्थों उन्हां दा गले कट दित्ते ने? जी। पहले गला किहदा कटे? ਕਿਰਨ ਬੀਬੀ ਦਾ। फिर ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਚ ਉਹ ਵੱਡੀ ਦਾ। नूर फातिमा दा? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ पहले ਦਾ, नूर फातिमा दा गला कटे, फिर ਫਿਰ ਉਹਦਾ
किरण दा अच्छा, इसमें ये 2 बच्चियों को इन्होंने कत्ल किया है, जबकि इनका जो बच्चियों का भाई था, इनका बेटा, उसको इन्होंने नहीं कुछ कहा। तो ये वालिद मौजूद है। आप बताइएगा कि जो बेटा था उसको आपने छोड़ दिया, बेटियों को कत्ल कर दिया और बीवी को भी कत्ल कर दिया। 10 की वजह है कि असीं सोचा भी मात ना जान कल नूं मातरा ना गलत ना करन बच्चियां। हाँ जी। फिर बच्चा क्यों नहीं छाड़ता? मासूम बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ थीं और आपने बेदर्दी से छुरी के साथ उनको उनके गले ज़िबा कर दिए। बस ये साढ़े उदों ज़हन च ही सी जे हुण असीं पछताने आ, गलत हो गया साथों, बहुत बड़ी वड्डी गलती हो गई। हुण इस गल दा सानूं बड़ा पछतावा। बच्चियों का क्या कसूर था? बच्चियां का कसूर कोई भी नहीं था, बाकी हुण कट दिता, हुण बड़े पछतावा इस गल दा, और गुनाहगार तो उनकी माँ ही सी बस। अच्छा सर, इसमें अभी जिस्मानी रिमांड है, फर्दर आप इसका मज़ीद जिस्मानी रिमांड लेंगे या क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें हमने 3 दिन का रिमांड ले लिया है। मैंने पहले भी आपको बताया है, कुल्हाड़ी बरामद हो चुकी है। अब हम जो आला कत्ल छुरी है जिससे बच्चियों को उन्होंने ज़िबा किया है, वो हमने छुरी बरामद करनी है। कल इनका रिमांड ख़त्म हो जाएगा। कल मज़ीद इंशाअल्लाह मज़ीद इस्तेमाल करेंगे रिमांड के लिए। जुर्म सज़ा के साथ मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफ जी और मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद का थाना है बाराकऊ। ये वाक़या है एक 18 साली रिमला मंसूर का, जो कि अपने मंगेतर के हाथों इसी जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर बेदर्दी से उसको फायरिंग करके कत्ल किया गया। वाक़या है कि ये एक लड़की है 18 साल रिमला मंसूर, उसकी अदनान अब्बासी नामी लड़के के साथ मंगनी हुई। मंगनी से पहले भी दोनों का आपस में रब्ता था, पसंद की ये मंगनी थी और मंगनी के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से रब्ते में रहे। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक और जो मुलजिम है उसने जो इंकशाफात किए हैं उसके मुताबिक रिमला ने एक मोबाइल का तकाजा किया अदनान से कि मुझे एक मोबाइल ख़रीद के दो, और मेरे पास मोबाइल नहीं है, जिस पर अदनान ने उससे कमिटमेंट की कि मैं तुम्हें मोबाइल देता हूँ, और इसी जगह पर उसको बुलाया। रिमला के साथ उसकी छोटी बहन और उसकी वालदा भी थे, और यहाँ पर जब बुलाया गया तो उसने कहा मेरा मोबाइल दो, और उसी दौरान जो है मोबाइल की जगह अदनान अब्बासी ने अपनी जो है वो जेब से पिस्टल निकाला और बेदर्दी से 4 से 5 फायर करके रिमला को मौके पे उसकी यहाँ पर मौत वाक़या होगी। और साथ ही फिर यहाँ से उसको पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, और जो ज़ाब्ता कार्रवाई पुलिस की है, पुलिस ने फिर यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया और यहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट किए, और फिर अपनी तफ्तीश के मुताबिक जो है वो आगे चलते हुए जो इसका मरकज़ी मुलज़िम था अदनान अब्बासी, जो इसका अपना ही मंगेतर था, उसको गिरफ़्तार किया और आला कत्ल भी बरामद कर लिया। और उसने इंकशाफात भी किए कि उसने इसलिए कत्ल किया क्योंकि उसकी लड़की को करैक्टर की किरदार पे उसको शक था। ये सारा मामला है क्या और इसकी अभी तक क्या पेशरफ्त है, हमारे साथ मौजूद हैं इसी केस के आईओ गौस साहब जो कि थाना बाराकऊ में हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि रिमला मंसूर वाला वाक़या बेसिकली क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया गौस साहब, ये क्या वाक़या है और ये कैसे पेश आया और कैसे पुलिस ने फिर मेन जो कल्प्रिट है अदनान अब्बासी तक पुलिस पहुँची? ये 13/2/25 का वाक़या है। रिमला मंसूर को उसका जो मंगेतर था अदनान अब्बासी, उसने फायरिंग करके कत्ल किया था। पुलिस इतला पाकर पॉलीक्लिनिक पहुंची, मौके पे आई, नाश हवाले वर्सा करने के बाद तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और मुलज़िम अदनान अब्बासी को गिरफ़्तार करके उससे पिस्टल आले कत्ल बरामद किया, जिसने दौरान इंट्रोगेशन इस चीज़ का इंकशाफ किया कि मैंने रिमला मंसूर को उसकी कोई हरकत मशकूक थी इन दिनों में, जिस वजह से मैंने फायरिंग करके उसे कत्ल किया है, जिसको पेश अदालत करके जुडिशल हवालात भिजवाया जा चुका है। इस पूरे केस को जो फॉलो कर रहे हैं, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, वो रिमला के जो चचा हैं दाऊद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि ये वाक़या बेसिकली क्या हुआ और इस नहज पे कैसे पहुंचा। मेरे साथ दाऊद साहब मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद साहब। मैं आपकी गम को भी समझ सकता हूँ, जैसे कि आपने बताया भी कि उनकी वालदा जो हैं वो इस वक्त की कर्ब की सूरत हाल से गुजर रही है और वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमसे बात कर सके। ये क्या वाक़या हुआ और ये इस नहज पे कैसे आया? ये दोनों पढ़ते थे, क्लास फेलो थे, तो हमने इसका रिश्ता दिया था तकरीबन 6 माह होंगे। 2 माह पहले हमने इसकी मंगनी की है, बल्कि अभी हम इसकी कोई शादी का ईद के बाद हमारा प्रोग्राम था कि हम शादी भी करेंगे। तो ये शब बारात वाले दिन 13 तारीख थी, तो उस दिन रात को जो है तो दुआ शुआ हमने इकट्ठी की है। तो उसके बाद हम साथ एक घर था वहाँ पे फुदगी थी, वहाँ पे चले गए। तो उसके बाद वो जब हम घर वापस आए तो मुझे पता चला वो बाहर गई हुई है। तो अदनान ने उसको फ़ोन करके बुलाया कि कोई चीज़ लेके आ, मोबाइल लेके या कुछ भी लेके आ, बुलाया उसको उस बहाने से।
तो जब वो वहाँ पे गई तो उसके तकरीबन हम घर पहुँचे, मुझे 10 मिनट के बाद कॉल आ गई भतीजी की, छोटी जो उसके साथ थी दूसरी। तो उसने मुझे कहा कि चाचू इस तरह इसको गोली लग गई है रमला को। खैर हम वहाँ से भागे, हम वहाँ पे जाके पहुँचे, फिर दर्द तो उसकी मौके पे हो गई थी, उधर ही हो गई थी। तो फिर हमें भी जाते जाते टाइम लग गया थोड़ा सा, तो फिर हम वहाँ उसको लेके हॉस्पिटल गए। तो बस ये सारा सिलसिला हुआ। अच्छा तो सब पसंद की शादी भी करने जा रही थी, सब कुछ था, तो ऐसा क्या पता चला कि, और कभी रिमला ने अपने पेरेंट्स से या आपके भाई से, अपनी वालदा से कोई बात की कि अदनान के साथ उसके कोई अब हालात ठीक नहीं है? या मेरे पास ये भी खबर थी कि शायद वो खुश भी नहीं थी इस रिश्ते से, बाद में वो इस रिश्ते को शायद तोड़ना चाहती थी या छोड़ना चाहती थी, इसमें कोई हकीकत है? नहीं, हमारे साथ तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन मेरी छोटी भतीजी से मेरी बात हुई है तो उनको उसने लास्ट टाइम कहा, वो मेरे कज़न की शादी थी कुछ दिन पहले, तो उस पर उसने उसके रोका कि उस पर नहीं जाना, आपने ना मना किए। अदनान ने रोका कि आपने नहीं जाना। वो चली गई तो वहाँ पे उनकी कोई 5-7 दिन उसमें कोई खफकी मामला चले, मोबाइल पे जो भी उनका मामला चला, उसके बाद फिर भी उनके कोई ऐसे वो नहीं था कि उनके दरमियान कोई ऐसे मामला थे या वो थे। लेकिन हमें उसने कभी नहीं बताया या घर वालों से कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं मंगनी तोड़ना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं की। जब आपने कहा कि आप शादी की तैयारी कर रहे थे, उसमें उसने कोई हर्डल क्रिएट नहीं की कि ना करें? नहीं, कुछ भी नहीं किया हमारे साथ, ऐसी कोई बात भी नहीं की कि नहीं करनी या कुछ ऐसा, हमारे साथ कोई भी ऐसी उसने बात डिस्कस नहीं की। इस पूरे मामलात में पुलिस का किरदार कैसे रहा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसी रही, पुलिस की इस पूरे इन्वेस्टिगेशन और इस प्रोसेस से आप मुतमिन हैं? हम बहुत मुतमिन हैं, हमारे साथ बहुत तावन किया इन्होंने, इतना तावन किया हमारे साथ, खासकर SHO साहब हैं, उसके बाद वो साहब, इन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया, बहुत कपरेट किया। हमें किसी तरह की कोई परेशानी थाने में हमें किसी किस्म का नहीं हुआ अभी तक, हमारे साथ ये बहुत अच्छा कपरेट किया। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको रिमला मंसूर का केस रिपोर्ट करें। 18 साल रिमला मंसूर को अपने ही मंगेतर अदनान अब्बासी ने बहाने से बुलाया और उसकी वालदा और बहन के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इस तमाम सूरत हाल पर जो कमांडिंग ऑफिसर हैं इस्लामाबाद पुलिस के SSP ऑपरेशन शुएब खान साहब, वो ख़ुद इसको सुपरवाइज़ कर रहे थे। उनसे हम पूछते हैं कि इस केस को उन्होंने कैसे हल किया और बेसिकली इनकी नज़र में ये केस क्या है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। रिमला जो है एक स्टूडेंट थी और उसके साथ ये मामला सारा हुआ, आपने इस केस को कैसे देखा और आपको क्या लगता है कि इसके अंदर ये वजूहात क्या हो सकती हैं इस तमाम मामले की? जब हमने अरेस्ट कर लिया, हमने इसकी बड़ी इन डेप्थ जानने की कोशिश की कि क्या वजह है, लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है जो कि है वो ये कि इस लड़के का प्रॉपर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, डिफरेंट किस्म की FIRs इसके ऊपर थी, प्रॉपर क्रिमिनल माइंडेड बंदा भी था ये। और जो पेरेंट्स का, मेरे ख्याल में पेरेंट्स के एंड पे तो मैं तो इतना कंक्रीटली कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आई थिंक कि ज़िम्मेदारी होती है कि देखा जाए कि हम अगर बेटा बेटी की शादी कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्या फैमिली है, क्या एग्जैक्टली बताते हैं। फिर इनके बीच में फिर वहाँ पे पता चला कि इनके बीच दोनों के जो लड़की थी इसके साथ मंगनी तोड़ना भी चाह रही थी, और वो जो मंगनी तोड़ना चाह रही थी तो वो अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं पा रही थी सही तरीके से खुल के। शादी शायद अपनी मर्जी की थी तो वो एग्जैक्टली तो वो रिवर्स हो, तो वो डिसीजन तो उसके अंदर चल रहा था, तो लड़के को इसके बारे में पता था। और फिर उसके बाद वो उसने इस चीज़ में तैश में क्रिमिनल नेचर होने की वजह से, एक हैबिचुअल ऑफेंडर होने की वजह से, तो उसने आके ये काम किया। लेकिन पुलिस ने बड़ा प्रोफेशनली उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जितने भी किस्म का था, जो कुछ भी था, वो सारा कुछ हम लोगों ने कलेक्ट किया, उसको फाइल का हिस्सा बनाया और इंशाल्लाह मेक श्योर कि इसकी हम कन्विक्शन प्रॉपर करवा सकें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके चमकनी में, जहाँ एक ख़ातून जिसका ताल्लुक़ कोहाट से था, उसका निकाह हुआ। निकाह के बाद 3 महीने तक रुखसती नहीं हुई। ख़ातून पेशावर आई और अपनी माँ के घर में किसी दूसरे लड़के के साथ उसका अफेयर हुआ और उसने यहाँ पर आके दूसरे लड़के से शादी की। ख़ातून के मुताबिक उसकी तलाक हो चुकी थी, ताहम जो साबका शौहर है उसका ये कहना है कि उसने तलाक नहीं दी थी, यूँ निकाह पे निकाह हुआ है। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से मज़ीद बढ़ती है, और वो ये कि जो ख़ातून की वालदा हैं वो भी जिससे लड़की ने दूसरी शादी की थी वो उसके ख़िलाफ़ हैं, और जो पहले ससुराली हैं वो और ख़ातून की जो माँ है वो मिल के साबका शौहर जो है उसके ख़ानदान वालों के साथ अपनी आपस में पैचअप करते हैं, और जो मौजूदा शौहर है उसके 2 भतीजों को और भतीजी को अगवा कर लिया जाता है। 3-4 साल के बच्चों को 5 दिन तक अगवा करके अपने पास रखा जाता है।
पुलिस को FIR की जाती है। जो CCTV फुटेज है उसमें बताया जाता है कि बच्चे कहाँ से अगवा हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जो बच्चे हैं उनके लिए छापे मारे जाते हैं, तहम उनको बहुत मुश्किल बहुत ज़्यादा उनको हुई, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तहम उन्होंने बच्चे बाजियाब करा लिए। और जब वो बच्चों से मिलते हैं तो बच्चे जो हैं वो बहुत बुरी हालत में पाए जाते हैं, वो खुराक बगैर होते हैं और उनकी जो हालत होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। पुलिस उनको अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके आती है और उनके जो वालिदैन हैं उनको इतला करती है। वालिदैन से हमारी बात हुई तो वालिदैन का ये कहना है कि 5 दिन उनके लिए क़यामत से कम नहीं थे जब उनके बच्चे नहीं मिल रहे। ताहम वो पुलिस की कारकर्दगी से बहुत खुश हैं कि पुलिस ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, तावन किया और यही वजह है कि वो बच्चे बाजियाब करा लिए गए। ख़ातून जो है उसकी वालदा, जिस निकाह पे निकाह करने वाली जो ख़ातून है उसकी वालदा अब पुलिस के पास हैं और उनको रिमांड पे जेल भेज दिया गया। इसी तरह जो ख़ातून जिसके ऊपर साबका शोहर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने उससे तलाक नहीं दी थी और जो उसने शादी की है वो गलत है और कानून के मुताबिक नहीं है, इस्लामी कवानीन के मुताबिक भी नहीं है, तो उसको भी जेल में भिजवा दिया गया है। और अब फैसला ये होना है कि आया जो ख़ातून है क्या उसने झूठ बोला है कि तलाक नहीं हुई, या जो शोहर है जो दावा कर रहा है कि अब तक वो ख़ातून उसकी बीवी है। तो अब मज़ीद जो तहकीकात है वो आना अभी बाकी है। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस रिवायात में ख़वातीन और बच्चों को आम तौर पर किसी भी तनाज़े या दुश्मनी की सूरत में निशाना नहीं बनाया जाता। ताहम ये एक मुनफरिद नौयत का केस है जिसमें 4 साल और 3 साल के बच्चे को अगवा किया गया। ख़ातून का मामला था, इज़्ज़त का मामला था। हम बात करेंगे उस बच्ची के वालिद से जिनकी 3.5 साल की बच्ची को 4 दिन तक उनसे दूर रखा गया, अगवा किया गया। उससे पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि उनके बच्चे को किसने अगवा किया है। सर ये बताएंगे कि वाक़या क्या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहर से आके घर में था कि मेरा ये भाई का बेटा है। इसने मुझे बताया कि बाहर के लोगों ने हमें बताया कि आपके दोनों बेटी और मेरा बेटा अगवा हुआ है। तो उस टाइम मैंने फ़ौरन मोटरसाइकिल निकाली और ताने आके मैंने उनको बता दिया कि हमारे 2 बच्चे अगवा हुए हैं। और फिर पुलिस ने वाले सेट या मोबाइल पर जो सराहे थे उस पर इतला दी, मगर उस टाइम वो निकल गए थे। अच्छा, CCTV जो फुटेज आपको दिखाई गई तो उसमें आपने पहचान कर लिया था, शनाख्त हो गई थी कौन लोग हैं? हाँ जी, ये इसने पहचान कराई। मैं इन लोगों को अभी तक नहीं जानता, ना मेरा उसे कोई लेन देना है, अभी तक मैंने उसे देखा भी नहीं है। बस उसने गलती से या मिस्टेक से या जानबूझकर या इनके इस छोटे बच्चे के बेन समझकर उठा लिया, ये उसको पता होगा। सर ये 4 दिन कैसे गुजरे आपके? नहीं जी, 5 दिन और 5 रातें। 5 दिन और 5 रातें। बस अल्लाह किसी को ना दिखाए और अल्लाह सबको इस टाइम और इस ख़बर से बचाए। और मर्द का बिर भी हौसला होता है मगर माँ हौसला नहीं करती। और वो 5 दिन और 5 रातें इसकी जो चीज़ें थी उसको देख के रो रही थी। आप बताइएगा कि आपका बेटा कितने साल का है और उसको जब अगवा किया गया तो आपको कैसे पता चला? ये 4 साल का है मैडम जी। हमको पता चला 2 बच्चे आ गए कि आपके ये बेटे और चाचा की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया। बस मैं फ़ौरन इसके पास चला गया, चाचा के पास। इसने मोटरसाइकिल निकाला और थाने में आ गया, FIR किया। आपका वक्त कैसे गुजरा जब ये बच्चे नहीं मिल रहे थे? बहुत पति से गुजरा। घर में औरत भी बहुत परेशान थी, इसकी माँ भी एकदम बेहोश हो गया। लेकिन आपको पता था कि ये किसने अगवा किए हैं? हाँ जी, हाँ, हमको पता चला। हमारा घर में ये मसला है ना, तो मैंने ये कैमरे में देखा कि ये एक उमर है, एक काशिफ है, हमने पहचान दिया जी। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा कि पुलिस ने कितना ताउन किया? पुलिस ने तो बहुत ज़्यादा ताउन किया। हम तो पुलिस से कोई गिला शिकवा नहीं करते, उसने बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया। मेरे साथ मौजूद हैं ASP एहसान साहब, उनसे बात करेंगे कि केस असल में था क्या, पुलिस को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और वो किस हद तक कामयाब रही। सर आपसे पूछना चाहूँगी कि केस में बहुत ज़्यादा उलझन है, बहुत सारी गुत्थियाँ हैं जो अजीब सी हैं, समझ नहीं आ रही। तो एक तो ये क्लियर कर दें आम लोगों के लिए कि ये केस था क्या?
एक खातून थी जिसकी एक अपने पहले शोहर के साथ शादी हुई थी और उसके मुताबिक पहले शोहर ने उसे तलाक दे दी थी, और जब उसकी दूसरे शोहर के साथ शादी हुई तो पहला शोहर ने ये कहा कि मैंने इसे तलाक नहीं दी, और उसने इनको दोबारा अपने साथ मिलाने की कोशिश की, और जब ना इनकार खातून के इनकार करने के ऊपर उसने खातून के जो खामंद है पहला, उसके 2 भतीजे और एक भतीजी और एक भतीजे को किडनैप करवा लिया। इनिशियली हमारे लिए इस वजह से बहुत मुश्किल केस था कि हमारे पास कोई क्लू नहीं था। द फर्स्ट क्लू डैट वी गॉट के हमने CCTV कैमरास देखे, वहाँ पर हमें ये पता चला कि एक बाइक पे 2 लड़के हैं, वो इन 2 बच्चों को लेके जा रहे हैं। और जब हमने मज़ीद इसको इन्वेस्टिगेट किया और इस पे FIR हुई और इन्वेस्टिगेट करके हमें पता चला कि एक लड़का जो है वो औरत का भाई है जो शादीशुदा है, और एक लड़का औरत के पुराने शोहर का भाई है। इन दोनों ने मिलकर उन्हें बच्चों को किडनैप किया। और जब मज़ीद हम गुत्थियाँ सुलझाते गए तो हमें ये भी पता चला कि इसमें औरत की जो वालदा है, औरत की अपनी वालदा, वो भी इन्वॉल्व है, वो भी इस बच्चों के किडनैपिंग में इन्वॉल्व थी। इस सिलसिले में हमने जब अपना कार्रवाइयाँ स्टार्ट की तो हमने कोहाट में इनके घरों पर छापे मारे, यहाँ पर पेशावर में इनके मुख्तलिफ़ घरों पर, इनके रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे, और कल खुशकिस्मती से हमारे SHO और इनकी टीम ने बड़ा बेहतरीन काम किया। आकिफ़ ने इन्होंने एक घर इन्होंने किराए पे लिया हुआ था औरत ने, इन्होंने उसके घर पर छापा मारा। वहाँ पर औरत जो इसकी औरत की वालदा थी वो और 2 बच्चे जो है वो बाजियाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अब जो दूसरे 2 लड़के हैं किडनैपर्स हैं, औरत का भाई और औरत के पहले शोहर का भाई, वो दोनों एट लार्ज हैं। पुलिस उनके पीछे है, इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द मिल जाएंगे। मैं हूँ डॉक्टर महबूब अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म व सज़ा। नाज़रीन, बदकिस्मती से हम जिस माशरे में रहते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ जराइम जो है वो हमारे माशरे का हिस्सा बन चुके हैं। कत्लो गारत, चोरी, डकैती, इस किस्म के मुख्तलिफ़ जो जराइम है वो बदकिस्मती से हमारे माशरे में जो है मौजूद है, और इन जराइम के बेखनी के लिए, इनके ख़ात्मे के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और पुलिस जो है वो हमेशा इनके पीछे रहती है। स्वात में भी गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा वाक़या सामने आया कि जिसमें एक 4 साल का बच्चा जो कि अपने वालिदैन के साथ बाज़ार गया था, जिस वक्त उनके वालिदैन जो है वो एक शॉपिंग में मसरूफ़ थे कि इस दौरान उस 4 साल बच्चे को मुबैना तौर पर कुछ ख़वातीन ने जो कि बुरक़ापोश ख़वातीन थे उन्होंने उनको अगवा कर लिया। लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये थी कि उसके बाद ये ख़बर जो है ये सोशल मीडिया पर और रेगुलर मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई, और हर किसी को पता था कि यही बच्चा है जिनको अगवा किया गया है। तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर स्वात की पुलिस ने ये कारनामा अंजाम देते हुए उस बच्चे को बरामद कर लिया। ये बच्चा कैसे बरामद हुआ, किस तरह उन ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, अब जो है यहाँ पर पुलिस से बात करेंगे कि ये सब कुछ किस तरह हुआ। तो आइए पुलिस से बात करते हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने का। जानना चाहूँगा आपसे कि किसने आपको और कैसे आपको इत्तला मिली कि एक बच्चा जो है वो वालिदैन से मिसिंग हुआ है और किसी ने उसको अगवा किया है? थैंक यू डॉक्टर साहब। ये चूँकि सिटी थाना है, यहाँ पे मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा होती है और चाइल्ड की मिसिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। शॉपिंग के लिए लेडीज़ आते हैं, वो से भी बच्चे गुम हो जाते हैं। आपको पता है यहाँ पे पूरी शहर में CCTV लगे हुए हैं, तो हमने टेक्निकल तरीके से उसको एडवांस किया CCTV को। तो फिर हम एक रक्श के पीछे लग गए जिसमें उसको ले जाया गया था। तो पूरी रात हमने रक्शे में पे गुजारी। रक्षा ड्राइवर, चूँकि हमने उसको फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे इतना इसकी मुश्तहरी की उस रक्षी की, तो रक्षे वाले सुबह खुद ब खुद आ गए मेरे पीछे कि यार मैं तो वो रक्षे वाला हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, तो मेरे लिए क्या हुक्म है। तो मैंने उसको बताया कि वो बच्चा जो मिस हुआ है उसको आप ले गए हैं, कहाँ पे उतारा है। तो हम जिस साइड पे जा रहे थे तो उसी साइड के अपोजिट साइड पे उसको हमने लेके गया जहाँ पे वो पेट्रोल पंप था। चूँकि हमने वो पेट्रोल पंप की CCTV भी इस्तेमाल किए। वो मैनेजर जो था वो भी इससे ख़बर हुआ कि बच्चा वही है और वो लेडी भी वही है, उसको अंदाज़ा हुआ, उसको पता चला पूरा। तो उसके आगे हम जाए, उस महल्ले तक पहुंच गए, उसको हमने कार्डन किया, घर घरों की तलाशी ली, लेडीज़ ऑपरेशन, लेडीज़ कांस्टेबलान हमारे साथ थे, उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, घरों घरों में उसको ढूंढने की कोशिश की। तो ये जो किडनैपर है उसको ख़ुद पता चला कि ये तो
मेरे घर पहुंचने वाले हैं, तो उसने एक चोरी से रास्ते पे उसको निकालने की कोशिश की। और वो चोरी, उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो चोरी वाला रास्ता जो था वो बिल्कुल पेट्रोल पंप के सामने था। जब ये यहाँ से निकली है तो हम तो ऑलरेडी उस महल्ले में सर्च कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे इतला दी कि जल्दी पहुँचो, बच्चा यहाँ पे है, वो लेडी भी है। तो आपको पेट्रोल पंप के मैनेजर ने इतला दी कि आप यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि उन्होंने उस खातून को भी देख लिया है और बच्चे को भी देख लिया है? बिल्कुल, पेट्रोल पंप मैनेजर ने मुझे इतला दी और मैं बस तकरीबन आधा मिनट में उसके पीछे पहुंच गया और वहाँ पे मौजूद थे। और आपकी दुआएं है कि वो ज़िंदा सलामत अच्छे तरीके से हमने पेरेंट्स को वापस किया है। अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया था और उन्होंने किस तरह उस खातून की शनाख्त की थी, उस बच्चे की शनाख्त की थी। ये तो महबूब भाई, ये रात को जो फेसबुक पे वायरल हुआ था इसका वीडियो, जो उड़ीग्राम से उठाया था रक्शे में, एक बच्चा है कि इधर एक लड़की औरत है, उसके साथ बच्चा है, तकरीबन 11:30 बजे। तो हमने उसको देख लिया, तो हमने उसको बोला कि भाई ये वही लड़का है और वो औरत है। तो फिर हमारे पंप के करीब नज़दीक जब आए तो हमने लड़का बुला लिया उसको कि भाई बहन ये बच्ची किसका है। तो उसने बोला कि हमने कुलाडेर पुल से बरामद किया है। बहरहाल हमने उसके साथ ज़्यादा बातें नहीं किया। फिर मैंने सुचो फजल रहीम को फ़ोन कर दिया, तो बर वक्त वो आया और हमने उसको, बच्ची जो है ना लड़का, वो उसको दे दिया और औरत जो है ना उधर हमारे से बराबर वाला घर है, उसको हमने महफूज जगह पर बिठाया था और उसको हवाला कर दिया और उसने उठा दिया, थाने लेके गया। जी बिल्कुल नजरीन में उस वक्त 4 साला मोहम्मद रिजवान जो कि चंद रोज़ कबल स्वात से अगवा हो गए थे, उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हो। और ये वो बच्चा है मोहम्मद रिजवान, ये प्यारा बच्चा जिनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया था और उसके बाद उस अगवाकार खातून को जो है वो गिरफ़्तार भी किया गया है। मोहम्मद रिजवान के वालिद जो है वो सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी के लिए वहाँ पर मौजूद है। उनके चचा शरीफुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। शरीफुल्लाह से हम जानने की कोशिश करेंगे कि शरीफुल्लाह इस हवाले से क्या कहते हैं। शरीफुल्लाह साहब, ये आपका भतीजा है और इनके वालिद जो है वो सऊदी अरब में मजदूरी कर रहे हैं। जी जी। आपको कब इत्ला मिली और किस तरह आपको इत्ला मिली कि आपका भतीजा जो है उसको अगवा कर लिया गया है? हम अपने दोस्त के साथ बैठे थे एक दुकान में, हमारे जो चाचाजाद भाई ने रिंग किया कि आपका जो भतीजा है ना किसी ने उठा लिया है। मैंने उसको पूछ किया कि कैसा उठा लिया, क्योंकि हमने जो ख़वातीन है उनको पकड़ लिया है। बाद में पता चला कि वो ख़वातीन नहीं थी, कैमरों के ज़रिए से पता चला कि अब एक खातून है, इसको हाथ देकर इसको उठा लिया है। बाद में मीडिया के ज़रिए अल्लाह पाक ने एहसान किया, पता चला कि कैमरों के ज़रिए कि ये एक खातून ने उठा लिया और एक रिक्शे में बिठा लिया है। तो आते आते पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि एक घर था, उसमें उनको बिठा लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18 घंटे के बाद हमारा भतीजा है ना पुलिस ने रिकॉर्ड किया और हमारे हवाले कर दिया। बरतानिया की बर्मिंघम क्राउन कोर्ट ने 40 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी यासर खान को 8 साल की सज़ा सुनाई है और उनको जेल भेज दिया गया है। यासर खान को जिस बात पर सज़ा हुई उसका ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान से है। यासर खान ने पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान से एक तकरीबन 50 साल पुरानी एक गाड़ी जिसको डाटसन सनी कहते हैं, जो बहुत ही पुरानी एक पाकिस्तान में गाड़ी थी जिसका शुमार एंटीक गाड़ियों में होता है, उसको उन्होंने बरतानिया लाया। और बाज़ाहिर तो ये लग रहा था कि वो एक पुरानी गाड़ी, खूबसूरत पुराने मॉडल को बरतानिया ला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उस गाड़ी में उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकरीबन 70 मुख्तलिफ जो गैर कानूनी जो असले के जो मुख्तलिफ पार्ट्स थे वो उन्होंने फ़िट किए हुए थे और वो बहुत बड़े पैमाने पर जिनकी लाखों पाउंड्स की बरतानिया में मालियत बनती है। वो जो मुख्तलिफ फायर आर्म्स थे, जो असला में यूज़ होने वाले मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जिससे पिस्टल्स बनते हैं, जिससे कलाशनकोव्स बनती हैं, वो वाले हिस्से थे जो वो उन्होंने गाड़ी में छुपाए हुए थे। पिछले साल जुलाई में जो बर्मिंघम का जो एरिया है ज्वेलर्स क्वार्टर, वहाँ पर एक नेशनल क्राइम एजेंसी ने ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने यासर खान को गिरफ़्तार किया। यासर खान की गिरफ़्तारी उस वक्त हुई जब पाकिस्तान से वो कार कार्गो के ज़रिए वहाँ पर पहुँची और उस कार की चूँकि जो रिसीवर थे वो यासर खान थे और यासर खान ने अपना शोबा ये बताया था कि वो कार डीलर हैं
और वो यूके, चूँकि यूके में उनका कार डीलिंग का काम है, लिहाजा वो पाकिस्तान से खूबसूरत कार मंगवाई है। लेकिन जब नेशनल क्राइम एजेंसी की जो डिटेक्टिव्स हैं उनको कार के बरतानिया में जो बॉर्डर में अराइवल पर उनको शक पड़ा और उस पर उन्होंने कार की तलाशी ली और फिर पता चला कि जो गाड़ी का जो विंड स्क्रीन है उसके नीचे उन्होंने मुख्तलिफ जो फायर आर्म्स के जो पार्ट्स हैं उनको छुपाया हुआ। जो गाड़ी का इंजन था, गाड़ी का इंजन एक्चुअली वो पूरा बाज़ार तो लग रहा था कि वो इंजन है और उसमें जो पेट्रोल है, लेकिन उसके अंदर जो पिस्टल में होने वाले मुख्तलिफ आलात थे वो छुपाए हुए थे। जो इंजन था, इंजन भी पूरा उन्होंने फिट किया हुआ था। इंजन के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने जो असले के पार्ट्स थे वो तकरीबन 70 मुख्तलिफ किस्म के जो पार्ट्स थे वो उन्होंने छुपाए हुए थे। इस पर जब यासर खान को गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि वो एक कार डीलर हैं। इनिशियली उन्होंने डिनाई किया कि उन्होंने गाड़ी तो ज़रूर मंगवाई थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि गाड़ी में कोई ये चीज़ें डाल देगा। लेकिन फिर पुलिस ने जब उनके फ़ोन का फोरेंसिक एग्जामिनेशन किया तो उनके फ़ोन से मुख्तलिफ वॉइस मैसेजेस मिले और जो पाकिस्तान में बेस्ड जिस शख्स ने वो असला एक गैर कानूनी फैक्ट्री में तैयार करवाया था, यासर खान की उस शख्स के साथ जो मुख्तलिफ जो ऑडियो नोट्स के जो एक्सचेंज था वो पुलिस को मिला, मुख्तलिफ जो पैसों का जो तबादला था वो मिला। और उसके साथ साथ पुलिस को ये एविडेंस भी मिला कि न सिर्फ 2024 जुलाई में बल्कि एक साल कबल 2023 में भी यासर खान पाकिस्तान में एक जो फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरर है, जो गैर कानूनी असला बनाने वाला जो डीलर्स हैं उनके साथ उस वक्त भी राब्ते में थे और उस वक्त उन्होंने मुख्तलिफ जो उस वक्त जो असला है वो भी उन्होंने ऑर्डर किया था, जिसके बारे में ये तो पुलिस को कंफर्मेशन नहीं हुई कि क्या वो यूके में ही आकर उन्होंने बेचा या कहीं और उसको स्मगल किया। लेकिन ये पुलिस को क्लियर एविडेंस मिला कि वो उस वक्त वहाँ पर जो आर्म्स स्मगलर्स हैं उनके साथ राब्ते में थे। ये सारा एविडेंस जो बरतानवी पुलिस है उसने जो बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में जो ज्यूरी थी उनके सामने रखा। एविडेंस की रोशनी में और जो क्राउन कोर्ट है उन्होंने यासर खान को तकरीबन उन्होंने 8 साल की उसको सज़ा सुनाई और उनको उसके बाद उन्होंने जेल भेज दिया। उनको सज़ा मिलने के बाद जहाँ पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में शुक्रिया अदा किया मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों का, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनका भी शुक्रिया अदा किया कि उनके साथ पार्टनरशिप में काम करते हुए उन्होंने यासर खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ एविडेंस जमा किया और उस एविडेंस को उन्होंने जो कोर्ट के सामने रखा और फिर उनको सज़ा दिलवाई। नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसके साथ साथ ये भी कहा कि वो इस बात पर डिटर्मिन्ड है कि किसी भी किस्म का जो गैर कानूनी काम होता है, चाहे वो असलहे का हो, ह्यूमन स्मगलिंग का हो या ऐसा कोई काम जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता, वो उसको ख़त्म करने के लिए ख़ुद भी कोशिशें कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो उनके ओवरसीज़ पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर वो जराइम की सरकूबी के लिए कोशां हैं।